हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलेस। तो लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप के हमारे डिवीज़न फेस होते हैं, इंटरफेस क्या होता है, कितने हमारी साइकिल में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने आर की हमारी ह्यूमन सेल डिवाइड करती है, 24 आवर्स में करती है। उसमें से हमारा G1 फेस, S फेस, G2 फेस, फिर माइटोसिस फेस होता है। माइटोसिस फेस हमारा 1 आवर का, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टर्म किसने दी थी और इसमें कितनी स्टेजेस होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ या मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस की जो टर्म है वो एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने दी थी। और इन एनिमल सेल माइटोसिस कैन अकर ओनली इन डायप्लॉइड सेल। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल सेल में जो माइटोसिस सिर्फ डायप्लॉइड सेल में होती है, 2n सेल में होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर पेयर में नंबर होते हैं। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ ड्रोन। ड्रोन एक हैप्लॉइड होता है और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस होता है उसमें भी माइटोसिस होती है। ये एक एक्सेप्शन है कि हैप्लॉइड में, ड्रोन में होता है। बाकी हर केस में डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है। उसके बाद आता है हमारी प्लांट सेल। प्लांट सेल की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की थी और इन प्लांट माइटोसिस कैन अकर इन हैप्लॉइड एज वेल एज डायप्लॉइड सेल। ये है कि प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉइड और डायप्लॉइड सेल दोनों केसेस में होती है। ये जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि कैसे, क्योंकि एल्गी में एल्गी, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें सब जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो हम आपको उसमें डिस्क्राइब भी होगा कि इसमें हैप्लॉइड सेल, डायप्लॉइड सेल में माइटोसिस कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्विटेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये सोमेटिक सेल में होता है और ये जर्मिनल सेल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। ज़्यादातर ये सोमेटिक सेल्स में ही होता है, लेकिन जर्मिनल सेल में ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान भी माइटोसिस का थोड़ा सा रोल है। उसके बाद ये होमोटाइपिक डिवीजन होता है। होमोटाइपिक डिवीजन मतलब कि जिस सेल का जितना क्रोमोसोम्स नंबर हम लेके चलेंगे, वो डिवीजन होने के बाद दोनों सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसी सेल होती है सेम टू सेम वैसी ही डॉटर सेल बनती है, इसलिए इसे होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। इसमें 1 राउंड रिप्रोडक्शन होता है, रेप्लिकेशन का मैंने गलती से लिख दिया था, 1 राउंड रेप्लिकेशन। इसमें एक बार रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, 1 राउंड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और 1 राउंड ही इसमें सेग्रीगेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं माइटोटिक फेज में कितनी स्टेजेस होती हैं। माइटोटिक फेज में हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्रोफेज स्टेज, जो कि सबसे लार्जेस्ट फेज होती है माइटोसिस की। उसमें 2 हमारे पार्ट होते हैं, एक अर्ली प्रोफेज होता है, एक लेट प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है क्रोमोसोम्स नंबर का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और जो हमारा क्रोमोटिन होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स में। इसमें ये सारा प्रोसेस होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन भी हमारा प्रोफेज में ही हो जाता है। तो लेकिन कुछ पार्ट हमारा अर्ली में होता है, कुछ हमारा लेट प्रोफेज में होता है। जैसे अर्ली में हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। और लेट प्रोफेज में क्रोमोटिन कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब हमारा प्रोफेज होता है तो उस दौरान हमारा जो डीएनए होता है क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, उसके बाद हमारा वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो हमारा प्रोफेज में हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं बोलते। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी हमारा प्रोफेज में हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेज, उसमें आती है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोफोर। काइनेटोफोर मतलब कि जब क्रोमोसोम्स के जो बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, वो हमारी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो हमारी काइनेटोफोर होती है। वहाँ से हमारी स्पिंडल फाइबर अटैच होने लगती है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोफोर वो हमारे मेटाफेज में होता है। ऑल क्रोमोसोम्स कम एट द इक्वेटर ऑफ द मेटाफेसिक प्लेट, जिसको बोलते हैं। सारे क्रोमोसोम्स सेल की एक इक्वेटर पे लाई करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि ये एक बेस्ट स्टेज होती है, डिटरमाइन द कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम। देखो, इसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो हमारा एनाफेज में होता है। ठीक है, इसमें हम कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, जिससे जिससे कि हमारे मॉर्फोलॉजी और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देख लीजिए, ये स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी में हेल्प करती है मेटाफेज। अब पढ़ते हैं हम एनाफेज के बारे में। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है प्रोफेज का, सॉरी प्रोफेज का नहीं, माइटोसिस का, सॉरी। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में हम स्प्लिटिंग करते हैं सेंट्रोसोम्स की और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो लेट एनाफेज होता है उसमें मूवमेंट होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। यहाँ से ही हमारे जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जैसे एक ये एक हमारा क्रोमोजोन है, इसमें जब ये रेप्लिकेशन करता है तो इस फॉर्म में होता है, फिर जब ये टूट के एक ऐसे और एक ऐसे हो जाता है, ये अलग अलग, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और जब ये अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स से अपोजिट पोल में चली जाती हैं, कौन से फेस में? एनाफेज। फेस होता है वो बेस्ट स्टेज होती है टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोजोम और द टाइप ऑफ क्रोमोजोम। जो शेप होती है ना क्रोमोजोम की, मेटासेंट्रिक है, एसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, किस शेप का क्रोमोजोम है, उसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पढ़ रहे थे, कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। लेकिन हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोजोम्स के शेप की भी स्टडी कर रहे हैं, वो एनाफेज में होता है, ठीक है। उसमें हम कैरियोटाइप पढ़ रहे थे, इसमें हम उसकी शेप के बारे में पढ़ेंगे, तो अब वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है एनाफेज। उसके बाद आता है हमारी थर्ड स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज थर्ड स्टेज नहीं है, पहली हमारी प्रोफेज थी, फिर हमारी मेटाफेज थी, एनाफेज, अब हमारी फोर्थ है टीलोफेज। ये लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेज में प्रोसेस होता है उसका उल्टा होता है टीलोफेज। उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें जो हमारे सेंट्रोल से अपोजिट पोल में गए थे, यहाँ पे हम कंडेंस हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। क्रोमोजोम्स वहाँ पे क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोजोम्स बना रहा था, यहाँ पे क्रोमोजोम दोबारा से क्रोमेटिन में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, स्पिंडल फाइबर का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, ठीक है। ये प्रोफेज का जस्ट अपोजिट फेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमारा टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा फॉर्मेशन हो जाता है टू डॉटर सेल का। अगर माइटोसिस है तो इक्विटेशनल डिवीजन है, दोनों सेल एक जैसी डॉटर सेल बनेंगी। उसके बाद जब हमारा ये फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा जैसे साइटोकाइनेसिस से हमारा साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है, जिससे कि हमारी दो डॉटर सेल बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। वो एनिमल में सेंट्रीपिटल होती है, मतलब उसमें फैरो टाइप से होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे डीपन होनी शुरू हो जाती है। और प्लांट्स में क्या होती है, एक मेटाफेसिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल होती है। ये मैंने साइटोकाइनेसिस आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो इस प्रोसेस के जस्ट बाद होती है, ठीक है। पहले हमारी कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये साइटोकाइनेसिस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा बता रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारी सेल डिवाइड क्यों करती है, वाई सेल डिवाइड्स। तो इसकी दो थ्योरी हैं, मतलब दो थ्योरी है। एक कार्न प्लाज्म थ्योरी है, जो कि एक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जिसको बोलते हैं, एक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि कैरियो इंडेक्स में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर ये के आई हमारा डिक्रीज आता है, अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमारा कम है और वॉल्यूम हमारा साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म हमारा ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, तो हमारा के आई डिक्रीज हो जाएगा और हमारी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर्ण प्लाज्मा थ्योरी है। उसके बाद आती है हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो में सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, अगर ये रेशो हमारा कम आता है, अगर हमारा देखो, अगर नीचे में वैल्यू ज़्यादा होती है और ऊपर कम वैल्यू होती है तो हमेशा हम डिक्रीज आता है। अगर नीचे छोटी चीज़ होगी, ऊपर ज़्यादा होगा, ये मैथ का भी कंसेप्ट है, तो हमारा जो डाटा है वो हमारा पॉजिटिव आता है, मतलब कि इंक्रीज में जाता है। तो अगर हमारा वॉल्यूम हमारा ज़्यादा है और सरफेस एरिया हमारा कम है तो वो डिक्रीज होता है, तो हमारी सेल डिवाइड करती है, इसलिए ही हमारी सेल डिवाइड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, अगर आपको ये टेबल भी याद हो जाएगी तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं, पहले जब हमारा ये इतना हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद ये हमारा माइटोटिक फेस है, ठीक है। उसमें पहले G1 आता है, पहले फिर S आता है, फिर G2 आता है, उसके बाद प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो G1 फेस में क्या होता है, पता क्या है आपको, मैंने बताया था प्रोफेस तक क्रोमेटिन होता है, उसके बाद मेटाफेस में जाके वो क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्रोमेटिन है, एस फेस में भी 1 क्रोमेटिन है, G2 में भी वो क्रोमेटिन है, प्रोफेस में भी वो क्रोमेटिन है, मेटाफेस में जाके वो एक क्रोमोसोम बनता है। एनाफेस में हमारा डिवीजन हो जाता है, सिस्टर क्रोमेट्स अलग अलग चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे बोला जाता है कि ये 2 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, ठीक है। टीलोफेस में हमारा दोबारा से क्या बन जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोफेस का ये रिवर्स होता है, क्रोमेटिन जाके दोबारा से हमारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अ, ये हमारा रिवर्स होता है प्रोफेस का। टीलोफेस हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है प्रोफेस का। उसके बाद आता है हमारा क्रोमेटिड होते हैं ये, जैसे हमारी एक सेल है, और अगर ये इसमें डिवीजन होगा, जब तक इसमें एक
एक सेंटर होता है, मतलब जिसमें जिसमें एक काइनेटोफोर होते हैं, 2 काइनेटोफोर होते हैं, एक कॉन्ट्रिक्शन होता है बीच में। तो जब तक वो उससे जुड़े होंगे तब तक वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएँगे, लेकिन एक क्रोमोज़ोम कहलाएगा। जब अब ये हमारे अलग-अलग हो जाएँगे तभी हमारा अलग-अलग क्रोमोज़ोम कहलाएगा। तो जब तक वो जीवन में होते हैं तो एक क्रोमैटिड होते हैं। एस फेज़ में हमारा डिवीज़न हो जाता है तो वो हमारे इस फॉर्म में आ जाते हैं, तो 2 क्रोमैटिड बन जाते हैं। जी2 में भी 2 क्रोमैटिड होते हैं, प्रोफ़ेज़ में भी 2 क्रोमैटिड होते हैं, मेटाफ़ेज़ में भी 2 क्रोमैटिड होते हैं, और वो एनाफ़ेज़ में जाके दो जेनाफ़ेज़ में भी हमारे 2 क्रोमैटिड होते हैं, क्योंकि वो ये 2 क्रोमैटिड तो यहीं पे हो गए ना एस फ़ेज़ में। अब एनाफ़ेज़ में तो ये बस जाके जस्ट अपोज़िट हो जाएँगे, तब भी 2 क्रोमैटिड ही रहेंगे, ठीक है? टेलोफ़ेज़ हमारा जस्ट अपोज़िट होता है प्रोफ़ेज़ का। सॉरी। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रोमियर। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, जब तक क्रोमोज़ोम एक रहेगा उसमें एक सेंट्रोमियर होता है। एस फ़ेज़ में डिवीज़न हो गया लेकिन सेंट्रोमियर हमारा एक ही है, क्योंकि एस फ़ेज़ में हमारा इस टाइप का क्रोमोज़ोम होता है। उसमें एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर रहेगा। मेटाफ़ेज़ में भी एक एनाफ़ेज़ में जाके ये अलग-अलग हो जाएँगे, तो एक क्रोमैटिड का अलग सेंट्रोमियर, दूसरे क्रोमैटिड का अलग सेंट्रोमियर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे 2 सेंट्रोमियर बन जाएँगे। और उसके बाद आता है हमारा जीवन। जीवन में हमारे 2 काइनेटोफ़ोर है। 2 काइनेटोफ़ोर मतलब एक क्रोमोज़ोम में 2 काइनेटोफ़ोर होते हैं। इसमें भी 2 काइनेटोफ़ोर है, क्योंकि एस में भी हमारे 2 काइनेटोफ़ोर में, जीएन में भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। एनाफ़ेज़ में जब ये अलग-अलग हो जाएँगे तो अलग-अलग क्रोमैटिड में अलग-अलग सेंट्रोमियर हो जाता है, अलग-अलग हमारा टीलोमियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है जीवन फ़ेज़। जीवन फ़ेज़ में एक एक ही हमारा रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसके बाद हमारा 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा रेप्लिकेशन हो जाता है एस में, तो रेप्लिकेशन हो गया, 2 हो गए डीएनए, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड में हमारा अलग-अलग डीएनए हो गया। यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी। एक बार अगर हमारा एस फ़ेज़ में डबल हो गया, वो डबल ही रहेगा। उसके बाद वो एनाफ़ेज़ में जाके डिवाइड हो जाता है, एक क्रोमैटिड अलग, लेकिन वो डीएनए एक ही रहता है, ठीक है? उसमें एक-एक हो जाता है। उसके बाद टेलोमियर, एक क्रोमोज़ोम में 2 टेलोमियर होते हैं। यहाँ पे इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। इसका मतलब एस फ़ेज़ में हमारे 4 टेलोमियर हो जाते हैं। एस फ़ेज़ में हमारे 4 टेलोमियर हो जाएँगे। जी2 और प्रोफ़ेज़ में सेम 4 रहेंगे। मेटाफ़ेज़ में भी हमारे 4 रहेंगे। एनाफ़ेज़ में भी 4 रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा यहाँ हम जब सेल लेके चलते हैं तो 2 हमारी डबल सेल होती है। डबल में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम 2 क्रोमोसोम लेके जाते चलते हैं। 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके चलते हैं तो 2C डीएनए होता है, ठीक है? उसमें जब हमारा रेप्लिकेशन हो जाता है तो 4C हो जाएगा, तो 4C ही रहेगा। यहाँ पे जाके हमारा जो एनाफ़ेज़ में हमारे क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम्स नंबर, हम 2 पेयर लेके चले थे, 2 पेयर एक सेल में 2 पेयर लेके चले गए, तब यहाँ पे हमारी सेल डिवाइड हो गई। तो एक सेल में 2 पेयर लेके गए थे, तो एक सेल में 2 हो गए, दूसरे सेल में 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 4 मतलब टोटल हमारे 2 पेयर दोनों में हो गए, टोटल हमारे 8 हो गए। जब हम पहले 4 क्रोमोसोम्स लेके गए थे, मतलब कि 4 क्रोमोसोम मतलब 2n हमारा क्या होता है? 2n मतलब कि हमारे 2 पेयर, ठीक है? ये 1 पेयर है और ये हमारा 2 पेयर है, ठीक है? दूसरा पेयर है और ये हमारा 1 पेयर है, ठीक है? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम का नंबर हमारा 4 है, तो हम 4 क्रोमोसोम लेके चले थे 2 पेयर, 4 क्रोमोसोम 2 पेयर लेके गए थे, लेकिन जब हमारा डिवीज़न होता है, दोनों सेल अलग-अलग बनी, माइटोटिक डिवीज़न है, तो हमारे जो क्रोमोसोम है डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि 2 सेल, एक सेल में हम ये लेके गए थे, जब एक सेल हमारी ये है, तो दूसरी सेल में भी तो ऐसे ही मिलेगा ना, दूसरी सेल में भी हमारी यही प्रोसेस रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएँगे? टोटल हमारे 8 हो जाएँगे, टोटल हमारे मिला के 8 हो जाएँगे और 4 पेयर हो जाएँगे, तो यहाँ 4 हो गए। डीएनए हमारा यहाँ पे रेप्लिकेट करा था, यहाँ पे रेप्लिकेट करके वो रेप्लिकेशन ही चलेगा, ये नहीं कि दोबारा एनाफ़ेज़ में जाके डबल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे 4C हो गया तो 4C ही रहेगा, लेकिन हमारा जो एनाफ़ेज़ में स्प्लिटिंग हो जाती है, डिसेक्शन हो जाता है, सेग्रीगेशन होता है, तो इसलिए हमारे क्रोमोसोम्स नंबर भी डबल हो जाते हैं, ठीक है? 2 सेल बनते हैं, दोनों सेल का मिला के। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई वाला अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। थैंक यू।